Hello everyone, I hope you all are good. As you are seeing in this video, we are going to study about the states of matter. Okay, basically if I say that about the liquid, solid, liquid and gas, so you all have already studied about the state of matter in the previous classes also. Okay, so in this video we will study about some examples also which are given in the NCERT as well as some properties of the states of matter. ठीक है, so let's start. Just like if we will talk about the things which are around us, ठीक है, तो चाहे जितनी भी चीज़ है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रखी हो, आपने कुछ भी, अभी अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप उसको देख रहे हैं, ठीक है, आस पास आप देख रहे होंगे अगर आपके पास पानी होगा, ठीक है, एंड इफ़ समबडी इज़ मेकिंग फूड तो आप देख रहे होंगे कि उसमें से स्टीम निकल के आती है, ठीक है। ऐसे अगर हम छोटा छोटा एक एग्जांपल अपने आसपास की चीज़ों में लेते हैं तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे रखा गया, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे बनाया गया, ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए। तो देखिए जितने भी मैटर थे, मैटर अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैटर क्या है, ठीक है, जिस ऐसा कोई भी चीज़ हो जिसका कुछ शेप हो, कि जिसका कुछ साइज़ हो, या जिनका कुछ मास हो, या उनका कुछ डेफिनेट वॉल्यूम हो, वो सारी चीज़ें हम काउंट करते हैं मैटर में, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक। तो अब आप देख रहे होंगे कि आसपास कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़े डिफरेंट फॉर्म में है। इट मीन्स कि मैटर तो है वो, ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कल पानी का भी, ठीक है, वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ चॉक ऑल्सो, वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ some perfumes and some vapors also, ठीक है, gaseous forms also just like CO2, SO2, ठीक, या O2 के बारे में बात कर लें, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि मैटर बहुत फॉर्म में है, ठीक है, तो जब अलग अलग फॉर्म में थे तब उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर बनाया गया। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या बताया जाएगा, ये कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में तीनों को डिवाइड करके उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम तीनों को कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, समझ में आया। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहला चीज़ अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड जो है, ठीक है, सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, डेफिनेट शेप, फिर इसके बाद इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, ठीक है, इनका एंड डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है इनका, ठीक। इट मीन्स कि सॉलिड के जो भी मैटर्स होंगे या सॉलिड के जितने भी मटेरियल्स होंगे, मैटर हैं, उनमें कुछ ना कुछ डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके पेन की, ठीक, वो एक सॉलिड है, उसका एक डेफिनेट, अगर आप उसे रखेंगे तो उसका एक डेफिनेट शेप होगा, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है। अगर आप अपने टीवी की बात कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, टीवी की बात कर लीजिए, तो उसमें भी उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कॉपी की आपकी, ठीक है, आपके स्कूल में ग्रीन बोर्ड होगा, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, तो वो भी सॉलिड है क्योंकि वो एक, उसका एक डेफिनेट शेप है और वो एक, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो ये है कि जो सॉलिड होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और उनको कंप्रेस बहुत ही कम किया जा सकता है, ठीक है, नेग्लिजिबल उनका कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। ये अपनी जो सॉलिड होंगे, ठीक है, ये अपने शेप में हमेशा रहते हैं, ठीक है। अगर इनको कोई बाहर से बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है तो ये टूट जाते हैं, ठीक है,
बहुत जल्दी टूट जाएंगे अगर इनको बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया गया, ठीक है। अगर बहुत ही नाजुक सी चीज़ है तो वो तो काफ़ी जल्दी टूट जाएगी। इफ़ वी विल टॉक अबाउट द मिरर, ठीक है, तो मिरर इज़ ऑल्सो अ सॉलिड, बट उसे हम ब्रेक करेंगे तो काफ़ी जल्दी वो टूट जाएगा, ठीक है। तो उसे बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, ठीक। लेकिन उनका शेप जल्दी नहीं आप ख़राब कर सकते, वो टूट भले जाएंगे लेकिन आप उनके शेप को नहीं चेंज कर पाएंगे जल्दी, ठीक है। तो इससे आप ये कह सकते हैं दे हैव रिजिडिटी। क्या होता है उनके अंदर? रिजिडिटी, ठीक, ये समझ में आपको। नाउ इफ़ वी विल टॉक अबाउट द लिक्विड स्टेट, ठीक है। अभी हम आप लोग को केवल प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, इसके बाद बुक में क्या लिखा है उसको भी हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। इफ़ वी विल टॉक अबाउट द लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें तो लिक्विड जो होते हैं उनका जो शेप तो होता है लेकिन वो इनडेफिनिट होता है। क्या होता है? इनडेफिनिट शेप। दे हैव अ शेप बट दे हैव अ इनडेफिनिट शेप। उनका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता बट शेप होता है, ठीक। दे हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड के पास इनडेफिनिट शेप होता है बट क्या होता है? डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है, डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब इसका एक एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, ठीक है। आपने 1 लीटर पानी लिया, ठीक, सपोज़ आपने 1 लीटर पानी लिया और उस 1 लीटर को आपने चाहे बोल में डाल लिया, किसी आपने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया और उसी पानी को उठा करके आप किसी जार में डालेंगे तो आप देखेंगे जार का जो शेप होता है, जार का शेप तो ऐसा करके होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है उसका शेप, ठीक है। तो वो 1 लीटर का पानी का जो शेप रहेगा वो इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। आप उसे किसी बाउल में आप खाली करेंगे तो उसका शेप इस वे में हो जाएगा, ठीक है। आप उसे किसी और वेसल में डालेंगे जस्ट लाइक ग्लास में तो उसका यहाँ तक पानी आ जाएगा या पूरा फिल हो जाएगा। तो जैसे अगर आप अपनी वाटर बॉटल की बात करेंगे तो यहाँ पर डालेंगे तो पूरा पानी फिल हो जाएगा, ठीक है, इस वे में हो जाएगा। तो इट मीन्स के उनका वॉल्यूम तो नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि अगर 1 लीटर इसमें डाला, 1 लीटर इसमें डाला, 1 लीटर इसमें डाला, 1 लीटर इसमें डाला, तो आप देख रहे हैं पानी की जो वॉल्यूम है वो तो सेम है बट उनका जो शेप है वो डिफरेंट, वो जैसे जैसे वो वेसल्स में चेंज होते जा रहे हैं वो वैसे वैसे उस वेसल का शेप लेते चले जा रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि उनका लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो जिस कंटेनर में जाते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। फिर इसमें क्या होता है, इसमें कोई रिजिडिटी तो नहीं होती है लेकिन हम इन्हें ये कह सकते हैं कि इनको और अगर गैसियस फॉर्म को ले लें, ठीक है, लिक्विड को ले लें और अगर गैस को ले लें तो ये हमारे फ्लूइडिटी फॉर्म में आते हैं, फ्लूइड, क्योंकि ये कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। और किसी भी शेप को ले लेते हैं, ठीक है, उनका खुद का कोई शेप नहीं रहता है, ठीक है। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि फ्लूइडिटी या फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं गैसियस की, ठीक है, इफ़ वी विल टॉक अबाउट द गैसियस स्टेट तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है कि गैसेस, ठीक, इनका ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है, इनडेफिनिट शेप, ठीक है, और इनका ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनडेफिनिट वॉल्यूम। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन एक छोटे से एग्जांपल से देते हैं, ठीक है। आप अपने घर में परफ्यूम यूज़ करते होंगे या डीओ यूज़ करते होंगे, ठीक है, डीओ की बात हो रही है, ठीक। आप उसे जब स्प्रे करते हैं तो उसमें जो क्वांटिटी लिखी होती है वो जब आप उसे स्प्रे करते हैं तो, ठीक है, तो उसका वो थोड़ी देर के लिए अगर जब तक उसमें कंटेनर में रहता है, ठीक है, डीओ, तो वो जितने भी ग्राम का हो, चाहे 500 ग्राम का हो, चाहे कितने भी ग्राम का हो, या 250 ml का हो, ठीक है, कितने भी ml का वो दिया हो, ठीक, वो उस कंटेनर में तब तक रहता है जब तक रह रहा है, ठीक है। जब हम उसे स्प्रे करते हैं तो वो पूरे घर में या पूरे कमरे में फैल जाता है, इट मीन्स कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया ना।
तो इसका मतलब है उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं हुआ, ठीक है, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं हुआ, ठीक है, उनका तो इसका मतलब है गैसेस का ना ही कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब वो कहीं भी इधर उधर रहते हैं। CO2 की आप बात कर लीजिए, O2 की बात कर लीजिए, जितने भी गैशियस आइटम्स हैं उनकी ले लीजिए, ठीक है, या वाटर वेपर्स की बात कर लीजिए, वो धीरे धीरे निकलते हैं, फिर कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, पूरे एनवायरनमेंट में घुल जाएंगे, एक कमरे से ले करके फिर एनवायरनमेंट में घुल जाएंगे। तो आप ये कह सकते कि उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, उनके वॉल्यूम को भी नहीं नापा जा सकता है, लेकिन होता है उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम, ठीक है, लेकिन इनडेफिनिट होता है, ठीक है। फिर अगर हम इनकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इनकी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ की, तो आपने हमेशा देखा होगा, अगर ये बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि इनका जो स्पेसेस होता है इनके बीच में बिल्कुल नहीं होता है ना। ये तो यहाँ पे सही से नहीं बन पा रहा है, बट ये जो स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं ये इतने भी स्पेसेस नहीं होते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। तो इट मीन्स सॉलिड में जो स्पेसेस होते हैं बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इट मीन्स कि इनमें ये मॉलिक्यूलर जो इनके अंदर स्पेसेस होता है बहुत कम होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है, स्पेसेस बहुत ही कम होते हैं। तो आप कह सकते हैं मिनिमम होते हैं, ठीक है, मिनिमम होते हैं, ठीक। और इनके अंदर, ठीक है, अगर इसी जगह पे बात, और इसी जगह पे अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं हम आप लोग को बता दें, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी, सॉरी, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दिए हुए थे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने हुए थे, ठीक है, इस और इस, ये दोनों बीच के, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी कहलाएगी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसके और इसके बीच की दूरी कहलाएगी फिर दोनों के बीच का स्पेस जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये जो पार्टिकल्स के बीच की दूरी होती है उन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मिनिमम, ठीक है, इसीलिए तो ये इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। साथ ही साथ इनमें एक और ख़ासियत होती है कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर इन दोनों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम रहेगा। देखिए, जब किसी को कोई चीज़ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करती है तो उन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा, ठीक। तो यही चीज़ सॉलिड के साथ होता है कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, मतलब एक दूसरे के जो पार्टिकल्स होते हैं इतने ज़्यादा पास होते हैं, बहुत इतने क्लोज होते हैं कि इनके बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। ये जो स्पेसेस आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम होता है, ठीक है, ये स्पेस जो आप देख रहे हैं बहुत ही कम होता है, ठीक। लेकिन इसी जगह पे हम बात करें अगर लिक्विड की, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे, अब आप देख रहे होंगे अब आप देख रहे होंगे कि लिक्विड, इनके बीच का अब आप डिफरेंस देखिए,
हमने कैसे उसमें बनाया था सॉलिड में एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में था, ठीक है। इसी जगह पे अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है कि इनके बीच में सॉलिड की कंपैरिजन में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो थोड़ा ठीक होता है, ठीक है। सॉलिड के कंपैरिजन में ठीक होता है, तो आप कह सकते हैं मॉडरेट फॉर्म में होता है, ठीक है। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है, वो मॉडरेट होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए इनमें और इनके बीच में थोड़ी सी दूरी है, इनमें भी इनमें भी थोड़ी सी दूरी दिख रही है, इनसे और इनमें भी थोड़ी सी दूरी दिख रही है, तो मतलब पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत ही मॉडरेट होता है, ठीक। फिर इसी जगह पे अगर हम बात करते हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो ये भी इन दोनों के ये भी इसमें मॉडरेट होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, इसीलिए स्पेसेस ज़्यादा हैं। मतलब कि इनमें अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, इसमें पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो भी थोड़ा सा कम है ना, मॉडरेट फॉर्म में है, अगर इफ़ वी विल कंपेयर इट फ्रॉम द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो दोनों चीज़ इनमें मॉडरेट फॉर्म में है, ठीक। फिर अगर हम इसी जगह पे बात कर लेते हैं गैशियस की, ठीक, किसकी बात कर लेते हैं, गैशियस की, तो इनमें आप देखिए कि और भी दूरी है, ठीक है। तो अब इनकी स्पेस की बात करते हैं, तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो इसे कहते हैं कि इनमें मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कैसा होता है इनमें, मिनिमम, बहुत कम। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर भागेंगे ही, ठीक है, पार्टिकल्स तो दूर दूर रहेंगे ही, तो जब अट्रैक्शन कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तब ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना कि स्पेस ज़्यादा तभी होगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कम होगा, ठीक है, ठीक। यहाँ पर अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, इनको बताना जो ज़रूरी था। अब हम थोड़ा सा बुक की तरफ अगर ध्यान दे दें तो इसमें कुछ बहुत सारे एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिन्हें आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जस्ट लाइक अगर हम 1.9 की बात कर लेते हैं तो इसमें छोटी बहुत एक एक्टिविटी ली गई है। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आप चाहे नीडल ले लीजिए, चाहे बुक ले लीजिए और वुड ले लीजिए, ठीक है। वुड का मतलब वुड का पीस, ठीक है, आप उसे ले लीजिए स्टिक के फॉर्म में, आप उसे पेपर पे रख लीजिए कोई, या नोटबुक पे रख लीजिए, और जैसे पहले टाइम पे बच्चे अपने हाथ को लेकर के ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन करते थे, ठीक है, तो उसी तरीके से आपको उनको भी रख करके निडल को या बुक करके ऐसे करके उनके ऐसे शेप का एक आपको ऐसे खींच लेना है, ठीक है। फिर इसमें क्या बताया गया है कि आपको उनको और ठीक है, आपको एक चीज़ ये करनी है, उनके शेप को पहले आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे सबका कुछ ना कुछ अपना एक डेफिनेट शेप है, ठीक है। आप उनको उनका भार भी नाप सकते हैं कि हाँ सबका अपना अपना एक वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ दी है कि अगर हम उसे ऊपर से मतलब छत के ऊपर से चाहे आप गिरा दीजिए, चाहे आप हैमर से, ठीक है, हथौड़ी से उसको जो चीज़ें हैं जस्ट लाइक पेंसिल या निडल या वुडन को आप उसे हैमर से मारिए, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और चीज़ दी गई है कि अगर वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पार्टिकल्स में पढ़ा था कि एक दूसरे से वो डिफ्यूज़ हो रहे थे, ठीक है, तो क्या ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। क्या इनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है कि इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक। इनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप भी होगा, लेकिन अगर हम हैमर से मारेंगे तो ये टूट जाएंगे, ठीक है, टूट जाएंगे। और जहाँ तक डिफ्यूज़न की बात है तो इनमें जो टेंडेंसी होती है डिफ्यूज़न की, ठीक है, वो धीरे धीरे होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है, लेकिन एज़ कम्पेयर होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस इनमें कम होती है, ठीक है। ये इनको अगर हम लिक्विड या गैसेस के साथ आप इन्हें
लिक्विड या गैसेस के साथ अगर हम इन्हें डिफ्यूज़ करेंगे तब ये डिफ्यूज़ होंगे, सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं होने वाले, ठीक है। अगर आप सॉलिड टू सॉलिड रखेंगे तो ये डिफ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ दी है, ठीक। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि आप रबड़ ले लीजिए, उसको स्ट्रेच कीजिए, ठीक है, तो क्या होगा। तो जब भी आप रबड़ को लेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे कि जब तक आप उसे स्ट्रेच करेंगे, जब तक उसके अंदर कैपेबिलिटी है तब तक वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। इसके बाद वो अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो फिर अपना वही शेप ले लेगा जो उसका पुराना शेप था उस रबर बैंड का, ठीक है। लेकिन आप उस पर और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसे और ज़्यादा खींचेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अगर शुगर और सॉल्ट की बात करें तो अगर हम उन्हें किसी जार में रखते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो हाँ, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि अगर हम उनके छोटे छोटे एक एक क्रिस्टल की बात करें, ठीक है, एक एक क्रिस्टल की बात करें तो हाँ, शुगर और सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उन्हें जब हम पानी में डिफ्यूज़ करते हैं तो वो डिफ्यूज़ भी होते हैं। जब स्पॉन्ज की बात करते हैं हम लोग, तो स्पॉन्ज में आप देखते होंगे स्पॉन्ज जो कभी कभार जिससे लोग अपने यूटेंसिल्स को धुलते हैं, ठीक है, या कभी कभार फोम आता है। जब आप ऑनलाइन कभी वॉच मंगवाइए तो उसमें फोम आता है, ठीक है, वो तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन आप मार्केट में ऐसे लेने जाइए तो फोम बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें एयर भरी रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है तो वो एयर भरी रहती है, ठीक। तो वो एयर जब आप उसे कंप्रेस करेंगे, मतलब अपने हाथों से उसे दबाएंगे, तो वो देखेंगे आप कि वो एकदम छोटा सा हो जाएगा वो स्पॉन्ज। लेकिन जैसे ही आप उसे रिलीज़ करेंगे तो वो अपने ही पुराने शेप में आ जाए, क्योंकि उनमें जो गैसेस हैं वो फिलअप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, लिक्विड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हम अगर ऑयल ले लें, मिल्क ले लें, जूस ले लें, वाटर ले, ये सारी चीज़ें लिक्विड स्टेट में आती हैं, ठीक है। तभी तो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट इज़ डिफरेंट, ठीक है, इसीलिए इनको लिक्विड में लिया गया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कंटेनर्स की, तो अगर हम 50, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम 50 ml का एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, शेप का कोई भी कंटेनर ले लेते हैं लेबोरेटरी से, या आप अपने घर में भी 50 ml का नाप करके कोई भी कंटेनर ले रहे हैं, तो उनमें क्या करना है, आपको कोई भी एक लिक्विड ट्रांसफ़र कीजिए, फिर उसका वॉल्यूम नाप लें, ठीक है। फिर उसका वॉल्यूम आप नाप लीजिए, फिर उसको आप किसी और यूटेंसिल में डालिए, तो आप देखिए, तो उसका फिर उसको नापिए, तो आप देखेंगे कि वो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो तो सेम रहेगा, बट शेप डिफरेंट होता चला जाएगा, जैसे अभी हमने बताया था, ठीक है। तो वो ईजिली फ्लो कर सकता है, ठीक है, तो इसे हम लोग फ्लूइड भी बोल सकते हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं पूरी, ठीक है। अब बात की जाए सॉलिड लिक्विड की, क्या वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं, तो सॉलिड लिक्विड डिफ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, और लिक्विड और गैसेस भी डिफ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। लिक्विड और गैसेस ज़्यादा अच्छे से डिफ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि जितनी भी गैसेस हैं जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या O2, वो वाटर में जाके जल्दी से डिज़ोल्व होती हैं, काफ़ी तेज़ी से। उससे क्या होता है, जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं या प्लांट्स रह रहे हैं, चाहे वो रिवर्स में हो, चाहे वो पॉन्ड्स में हो, चाहे वो सी में हो, तो उनको क्या होता है कि ऊपर में आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो वो जब गैसेस डिज़ोल्व होती हैं हमारे लिक्विड के साथ में, तो वो उनको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती हैं, क्योंकि बिकॉज द एक्वेटिक एनिमल्स विच आर लिविंग इन द सीज और रिवर्स और पॉन्ड, दे ऑल्सो नीड CO2 and O2, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल एज अबाउट द प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है। फिर यहाँ पर ये बात कर लिया हम लोगों ने सारे। यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि बहुत सारे क्रिएचर्स की अगर हम बात करें, सबको ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, आइदर दे आर प्लांट्स और दे आर एनिमल्स। तो बहुत ईज़िली वो जो गैसेस होंगे, लिक्विड होंगे, वो घुल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हाइयर देन सॉलिड, ठीक है। लिक्विड का जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए, अगर ये लिक्विड है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े थोड़े से दूर दूर होते हैं ना,
और अभी हम अगर सॉलिड की बात करें तो वो बहुत पास पास होता है ना, बहुत पास पास, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बीच में स्पेस रहेगा लोगों के, वो उतना ज़्यादा वो जल्दी डिफ्यूज़ हो पाएगा ना, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में अगर स्पेस रहेगा तो कोई भी चीज़ आएगी तो जल्दी से एडजस्ट कर जाएगी, वो जल्दी से घुल जाएगी, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी फ्री होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े फ्री होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी खुल जाते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनका हाई होता है लिक्विड का एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। फिर अगर हम गैशियस स्टेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, गैशियस स्टेट में क्या बताया गया है, जैसे कि इसमें आपकी बुक में जो बताया गया है कि अगर आप बलून ले लीजिए, ठीक है, बलून आप फिल करते हैं, ठीक है, तो गैस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, एक एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि अगर हमने एक सिरिंज ले ली, देखिए ये इस तरीके की आपको सिरिंज लेनी है, ठीक है, आपको सिरिंज ले लेनी है, ठीक है। इसमें से आपको जो यहाँ पे जो इंजेक्शन होता है ना, यहाँ पर एक लगी होती है सिरिंज, इसको निकाल देनी है, ठीक है, आपको ये निकाल देना है और ऊपर से रबड़ का कॉक लगा देना है। अब आपको, लेकिन पहले उसमें गैस फिल हो जाए, ठीक है, रबर का कॉक लगा देना है और यहाँ पर ये आपका पिस्टन हो जाता है जिससे आप एयर को भरते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने काफ़ी टाइम देखा होगा जिसको सिरिंज या इंजेक्शन लगा होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि आप उसके नोज़ल पे हमने रबर कॉक लगा दिया, अब उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही एक छोड़ देना है, ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, एक सिरिंज को ऐसे हमने रख दिया, ठीक। दूसरे सिरिंज में हमको थोड़ा सा पानी भरना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर जैसे ये ब्लू ब्लू है, थोड़ा सा यहाँ पर पानी भर देना है और यहाँ पर रबर कॉक लगी रहेगी, ठीक है। आपको थोड़ी सी पानी भर देनी है, पहले पिस्टन निकालना पड़ेगा आपको, फिर पानी फिल करना पड़ेगा, ठीक। फिर थर्ड में आपको क्या करना है, चॉक के पीसेस, या हाँ चॉक के पीसेस, ठीक है, चॉक के पीसेस आपको डालना है, ठीक। अब आप पिस्टन को अगर बैक करेंगे, मतलब इसको आप पीछे की तरफ खींचेंगे, अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा यहाँ पर वैसलीन आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा मेंटेन हो पाए, ठीक है। तो वो लगाने के इसको पिस्टन को आप अगर एयर कंप्रेस जब करेंगे, ठीक है, पिस्टन को जब आप कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो अब आप देखेंगे, अब आप जब कंप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो गैस वाला होगा वो काफ़ी जल्दी से आपका कंप्रेस हो जाएगा, जल्दी से उसमें से हवा निकल के चली जाएगी और वो कॉक की जो बात हो रही है वो कॉक जल्दी से फूल जाएगी, ठीक। या आप कह सकते हैं कि रबर की कॉक थी तो वो फूल जाएगी थोड़ी सी, ठीक। लिक्विड की बात करें तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी, सॉलिड की बात करें तो वो तो नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें चॉक के पीसेस हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम या लाइट या बहुत ही माइल्ड होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो गैशियस में और ज़्यादा होती है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं और काफ़ी दूर होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है, और इनके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर में स्पेस ज़्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। तो इसी जगह पे इसीलिए एलपीजी और की अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें अफोर्डेबल हैं कि हम लोग इसे ट्रांसपोर्ट कर ले जाते हैं बहुत ही ईज़िली, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कंप्रेसिबल गैस हैं। और जो भी ऑक्सीजन हम सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, वो भी कंप्रेस्ड गैस होती हैं, ठीक है। और सीएनजी तो हम लोग आजकल फ्यूल में भी यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स में भी, क्यों, क्योंकि इनमें हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो अब इसमें ये रहता है कि कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा गैसेस आ सकती हैं और इनको बहुत ही आप इनको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल और ले लें तो गैसियस फॉर्म की, तो जो आपकी बुक में बताया गया है कि अगर किचन में अगर कुछ खाना बन रहा हो तो उसकी महक, अगर आपका किचन थोड़ा दूर है तो आपके कमरे तक उसकी महक आ जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो वेपर्स उड़ करके आते हैं, ठीक है, वो गैसेस में जा कर के मिलते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, किचन में से जो पार्टिकल्स आए, जो स्मेल है
वो जो फूड बनाया जा रहा है उसकी जो स्मेल है वो बहुत जल्दी गैसेस में घुल जाती है, ठीक है। फिर वो क्योंकि जब वो घुल जाएगी फिर वो हमारे तक वो स्मेल आ जाती है, क्योंकि एयर तो हर जगह है, ठीक। उनका वॉल्यूम आप कुछ भी नहीं कह सकते, उनका वॉल्यूम एयर में जाएगा तो और तेज़ी से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। गैसियस की बात हो रही है, तो इनके जो स्पीड होती है पार्टिकल्स की वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी स्मेल आ रही है, आप थोड़ी दूर पे जाएंगे, इंसेंस स्टिक की बात हो रही है, तो आपको थोड़ी ही देर में अगर आपके पीछे वाले कमरे में जला होगा अगरबत्ती तो आगे तक आपको थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगेगी, ठीक है। दैट देयर इज़ समथिंग विच इज़ इन योर होम की जिसमें से स्मेल आ रही है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट में जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूविंग पोजीशन में रहते हैं, हमेशा रैंडम मोशन क्या, जिगजैग मोशन, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे करके मूव किया करते हैं हमेशा, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कंटेनर को थोड़ा थोड़ा हिट किया करते हैं, ठीक है, अगर वो किसी कंटेनर में है तो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स होता है गैसियस पार्टिकल्स का, वो उनके अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी जल्दी से मूविंग पोजीशन में होते हैं, इसीलिए पूरा वो जल्दी से फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं इस वीडियो में। अभी तक तो हम जो स्टेट्स ऑफ मैटर है अभी तक तो सब में है यही कि ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, बहुत ही सही एग्जाम्पल है, आप इसको देख करके भी समझ सकते हैं। ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप एक बार चैप्टर को अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार आप एक नज़र से देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बट इसको एक्सप्लेन करने के बाद आप एक बार इसे देख लीजिए, ठीक है, तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर और कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हीटिंग पे क्या, हीटिंग का क्या असर पड़ता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।